चलो आज मैं थोड़ी दूसरी चीज एक्सप्लेन करने वाला था तुमको। एक और इंटरव्यू का क्वेश्चन रहता है, पहले तो स्टैटिक समझना कि स्टैटिक क्या होता है, क्योंकि अभी हम इनहेरिटेंस को जाएंगे, थोड़ा स्टैटिक के बारे में स्टडी और कर लें, है ना। स्टैटिक पूछ सकते हैं, इंटरव्यू का भी क्वेश्चन हो सकता है ये। तो इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि कैन यू एक्सप्लेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? सिस्टम क्या है, आउट क्या है और प्रिंटलन क्या है? क्या हम अपना सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन बना सकते हैं क्या? तो सबसे पहले हम स्टैटिक समझेंगे। स्टैटिक कीवर्ड है ना, कीवर्ड इन जावा, है ना। ठीक है। बेसिकली ये क्या करता है कि एक तो हमने पढ़ा था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को भी मैं क्या बोलता हूँ, मेमोरी लोकेशन। सिमिलरली मैं स्टैटिक को भी एक मेमोरी लोकेशन ही बोलूंगा। अब जो ऑब्जेक्ट है वो किसके थ्रू एक्सेस होता है? रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू होता है ना। तो ऑब्जेक्ट एक्सेस किसके थ्रू चलता है? हमेशा रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू चलता है ना। और स्टैटिक जो कॉल होगा वो क्लास के नाम के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? वाट एवर योर क्लास नेम। जो भी स्टैटिक मेंबर है वो कैसे एक्सेस होंगे? क्लास के नाम के थ्रू। यहाँ पे जो मेंबर थे वो नॉन स्टैटिक मेंबर कहलाते हैं। कैसे मेंबर कहलाते हैं? ये जो मेंबर जिनके आगे स्टैटिक नहीं लिखा रहता उनको हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक, और जिनके आगे स्टैटिक लिखा होता है वो स्टैटिक मेंबर कहलाते हैं। ठीक है। मैंने बोला कि जब भी हमको स्टैटिक मेंबर को कॉल करना होगा, हम कैसे कॉल करेंगे? ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है क्या? देयर इज नो नीड टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। ऑब्जेक्ट बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है अगर मेंबर स्टैटिक है तो, क्योंकि उसके लिए मेमोरी लोकेशन एक सेपरेट है। जब भी ऑब्जेक्ट बनता है या कुछ भी होता है तो हमको एक कंटेक्स्ट चाहिए रहता है क्लास का। वो क्लास का कंटेक्स्ट जो रहता है वो एज इट इज क्लास का नाम होता है। ठीक है। जब वो मेमोरी लोकेशन का नाम ही क्लास का नाम है, इसलिए हम उसको क्या कर पाते हैं, कॉल कर पाते हैं डायरेक्टली। मान के चलो मेरे पास एक क्लास है, क्लास एक्स ही मान लो ना। इस क्लास में स्टैटिक मेंबर है और इसमें इंट नॉन स्टैटिक भी है। इसके आगे स्टैटिक नहीं है, वो क्या कहलाएगा? नॉन स्टैटिक। इसके अंदर मेथड भी है स्टैटिक। एक मेथड में बना देता हूँ, स्टैटिक वॉइड फंक्शन एक्स, और इसके अंदर कुछ फंक्शनलिटी लिख देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ऐसे ही एक नॉन स्टैटिक फंक्शन भी ले लेंगे हम, वॉइड फंक्शन वाई। इसके अंदर भी ऐसे ही एक लाइन का कोड लिख देंगे और ये हमारी क्लास हो जाएगी एंड। तो ये हमारी एक क्लास एक्स है जिसमें कि हमारे पास क्या है, स्टैटिक मेंबर है, दो स्टैटिक मेंबर हैं और दो नॉन स्टैटिक मेंबर हैं। तो जो भी स्टैटिक मेंबर है, मैंने बताया कि उनको डायरेक्ट क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं। मतलब मुझे अगर इस ए को एक्सेस करना है तो मैं कैसे एक्सेस करूंगा? कैपिटल एक्स डॉट ए कर पाऊंगा कि नहीं? अगर मैं फंक्शन एक्स को कॉल करना चाहता हूँ तो एक्स कैपिटल एक्स डॉट फंक्शन एक्स, तो जो भी होगा वो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा। लेकिन मैं कैपिटल एक्स डॉट क्या करना चाहता हूँ, बी को एक्सेस करना चाहता हूँ। तो ये पॉसिबल है क्या? तो नॉन स्टैटिक मेंबर को डायरेक्टली हम कॉल नहीं कर सकते, ये एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर। क्योंकि हम डायरेक्टली क्लास के नाम के थ्रू इसको एक्सेस नहीं कर सकते। हमको हमेशा नॉन स्टैटिक के लिए क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऐसे करके कुछ एक्स एक्स इज इक्वल टू न्यू ऑफ एक्स, और ये स्मॉल एक्स से एक्सेस होगा, एक्स डॉट बी। और ऐसे ही फंक्शन एक्स वाई को अगर कॉल करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स डॉट फंक्शन वाई। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो हमको समझनी है इस प्रोग्राम के थ्रू। अभी किसी को कुछ डाउट है कि क्या होता है? हाँ, जब भी हम ये ऑब्जेक्ट किसी भी तरीके से कुछ भी करेंगे तो फिर क्या होगा, मेमोरी का स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले स्टैटिक मेंबर के लिए मेमोरी एलोकेट होगी, जिसको मैं बोलता हूँ कंटेक्स्ट ऑफ क्लास। क्या बोलते हैं? कंटेक्स्ट ऑफ क्लास। उसका नाम जो होगा वो क्या होगा? जो भी क्लास का नाम है, एक्स है तो एक्स रहेगा, जो भी क्लास का नाम है वही रहेगा। उसके अंदर क्या रहेंगे? स्टैटिक मेंबर्स। ए इज इक्वल टू 30 एंड फंक्शन एक्स। वाई नहीं रहेगा, है ना। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, जैसे ये किया ना, तो पहले चेक करेगा कि कंटेक्स्ट है या नहीं, तो पहले कंटेक्स्ट बन जाएगा। लाइन बाय लाइन दिख रहा है, ये मेन मेथड के अंदर का कोड है। फिर ऑलरेडी है तो ये फंक्शन एक्स भी है इसमें। अब ये करने की कोशिश की तो इस कंटेक्स्ट के अंदर है क्या? ये एक्स डॉट बी मैंने किया तो बी है क्या इसमें? नहीं है ना, इसलिए ये दे रहा है कंपाइल टाइम एरर। तो फिर इसको ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, एक्स का ऑब्जेक्ट बनाया, एक्स एक्स इज इक्वल टू न्यू ऑफ एक्स। इतना किया तो क्या हुआ, वो चेक करेगा कि कंटेक्स्ट है या नहीं। पहले तो कंटेक्स्ट है तो उसके एसोसिएशन में वो क्या बना देगा, एक ऑब्जेक्ट बना देगा एक्स का। और इसमें क्या होगा, इसमें होंगे हमारे नॉन स्टैटिक मेंबर, जो कि है हमारे b इज इक्वल टू 40 एंड फंक्शन y। और इसका रेफरेंस जो है वो यहाँ पे असाइन हो जाएगा। ये जो पॉइंट करेगा वो x जो है वो इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा। ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करके जो चाहे वो एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो,
अब हम बी को भी एक्सेस कर सकते हैं। बी को किसके थ्रू करेंगे? स्मॉल एक्स के थ्रू, जो कि इसका रेफरेंस वेरिएबल है। ठीक है, तो जो मैंने बताया था कि अगर हमको नॉन स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करना है तो काय के थ्रू करेंगे? हम रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू। और स्टैटिक को एक्सेस करना है तो हम काय के थ्रू करेंगे? क्लास के नाम के, जो कि कंटेक्स्ट होता है, क्लास, कंटेक्स्ट ऑफ क्लास होता है जो, है ना। ये एक्स है अपना, कैपिटल एक्स, क्लास का नाम, और ये स्मॉल एक्स है, रेफरेंस वेरिएबल बोलेंगे इसको। तो ये एक एग्जांपल हम बनाते हैं। इंटेलिजी ओपन करना, एक और पैकेज बना देता हूँ। स्टैटिक टेस्ट का मैंने एक एग्जांपल बना रहा हूँ, है ना। जावा क्लास लेते हैं, एक्स ही बना देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, है ना। ठीक, इसमें हमारे पास क्या था? स्टैटिक इंट, और ये यूजर डिफाइंड है एक्स, है ना। मैं बना रहा हूँ इसको। क्लास की डेफिनेशन यही बोलती है, क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, है ना। int a is equal to 30, b is equal to 40, and we have two functions, void function a, फंक्शन x था ना, जो कि स्टैटिक था। ठीक है। अच्छा, एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये पब्लिक क्लास है, इसके आगे स्टैटिक लगा सकते हैं क्या? बताओ। जो हमारी जो मेन क्लास है ना, वो एप्लीकेबल नहीं है ना। अगर मैं पब्लिक हटा दूं तो कर सकते हैं क्या? ठीक है, तब भी नहीं कर सकते। इनर क्लास पब्लिक हो सकती, स्टैटिक मॉडिफायर एप्लीकेबल है तो जो क्लास है वो स्टैटिक नहीं हो सकती, जो मेन क्लास है, मतलब जो पेरेंट क्लास है। इनर क्लास जरूर स्टैटिक हो सकती है, लेकिन ये जो है वो स्टैटिक नहीं हो सकती। ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली आई विल क्रिएट वन मोर फंक्शन, दैट इज वाई, बट इट इज नॉन स्टैटिक फंक्शन वाई, है ना। then I will create one more test class here. Test class contains only main method, है ना। तो ये सिर्फ हम टेस्ट क्लास जो है मेन मेथड करती है, जो कि हम टेस्ट करेंगे इसको कि जो हमने बात की है वो सही है कि नहीं, है ना। पहला जो स्टेटमेंट था वो क्या था कि हम x के थ्रू क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं। देखो, x के थ्रू जितने भी स्टैटिक मेंबर्स है वो हम एक्सेस कर पा रहे हैं ना। x डॉट ए करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? 30, है ना, डायरेक्टली है ना। और अगर मैं बी को एक्सेस करना चाहूँ तो इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि नॉन स्टैटिक फील्ड बी कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कंटेक्स्ट, डायरेक्टली हम इसको कॉल नहीं कर सकते स्टैटिक से। तो इसके लिए तो हमको क्या करना, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब हमको एक्स डॉट फंक्शन एक्स को कॉल कर सकते हैं। एक्स डॉट फंक्शन वाई को कॉल कर पा रहे हो क्या? कैपिटल एक्स डॉट फंक्शन वाई। तो यहाँ पे ये वाली चीज जो है वो हमारी हो गई है कि डायरेक्टली हम इनको नहीं कॉल कर पाएंगे, इसको भी नहीं कर पाएंगे, और इसके साथ साथ एक्स डॉट फंक्शन वाई को भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो इनके लिए हमको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इसको अभी रन करके देखो। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एक्स का एक्स इज इक्वल टू न्यू ऑफ एक्स, एंड सिस आउट कर देते हैं हम, वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ताकि एक्स डॉट बी एंड एक्स डॉट फंक्शन वाई। अब हम फंक्शन वाई को कॉल कर पा रहे हैं ना। तो ये ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल कर पाओगे, डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है क्या? इसका उल्टा मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो? बताओ क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम नॉन स्टैटिक को तो स्टैटिक के थ्रू, नॉन स्टैटिक को तो हम कंटेक्स्ट के थ्रू नहीं कॉल कर पा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू या रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू हम स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं क्या? क्यों कर सकते हैं? क्योंकि देखो, ये जो है एसोसिएशन में बनता है। अब इस स्मॉल एक्स के लिए हर एक चीज अवेलेबल है, देखो डॉट लगा लगा के, ये अवेलेबल है, वाई बी भी अवेलेबल है, और ये एसोसिएशन में बना है तो ये ए भी अवेलेबल है और एक्स भी अवेलेबल है। तो स्मॉल एक्स के थ्रू तुम चारों चीजों को कॉल कर पाओगे। तो ये भी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कभी, कंफ्यूज करने के लिए। उन्होंने बोला चलो ठीक है ऑब्जेक्ट के थ्रू, बोले अपन ने बोला कि भाई ये ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन वो बोल देंगे कि ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या मैं स्टैटिक मेंबर को एक्सेस कर सकता हूँ? डेफिनेटली कर सकता हूँ। ठीक है, बट वो रिकमेंडेड नहीं रहता। फिर ऑब्जेक्ट बनाया क्यों? मतलब दो दो मेमोरी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर स्टैटिक ही है मेंबर ना, तो डायरेक्ट क्लास के थ्रू कॉल करो। लेकिन अपन ऐसा कर सकते हैं, एक्स डॉट फंक्शन, ये स्टैटिक है ना, ये देखो एक्स डॉट, सब कुछ पॉसिबल है, चल भी रहा है, कोई एरर नहीं है ना। ये इतना कुछ समझ में आया? नेक्स्ट बढ़े, थोड़ा सा और डेप्थ में और एक्सप्लेन करता हूँ मैं, है ना। अब क्या होता है, ब्लॉक्स होते हैं कुछ। कंस्ट्रक्टर तो मैंने एक्सप्लेन किया नहीं, है ना। अब थोड़ा सा एक चीज अपन कंस्ट्रक्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टर पता है किसी को? कंस्ट्रक्टर डजंट हैव रिटर्न टाइप, पहला। सेकंड क्या है कंस्ट्रक्टर का? क्लास। थर्ड, it is a functionality which is executed only once, at the time of creation of object। जब ऑब्जेक्ट बनता है उसके पहले कंस्ट्रक्टर का एग्जीक्यूट होना जरूरी है। और क्या होता है चौथा? और किसी को क्या पता है कंस्ट्रक्टर कैसा होता है? अगर मैं कंस्ट्रक्टर नहीं प्रोवाइड करूंगा तो कंपाइलर प्रोवाइड करता है। कंपाइलर हमको देता है एक, कंपाइलर प्रोवाइडेड को क्या बोलते हैं? कंपाइलर प्रोवाइडेड कंस्ट्रक्टर होते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको क्या बोलते हैं? डिफॉल्ट। और क्या प्रॉपर्टी होती है कंस्ट्रक्टर की? सेम नेम एज क्लास हो गया,
इट इज अ फंक्शनलिटी विच इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, ऑब्जेक्ट क्रिएशन प्रोसेस, ये लिखा ना। कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं तो कैसे करेंगे, चलो ये एक चीज बता दी, दिस कीवर्ड के थ्रू कॉल कर लेंगे। अगर ये करेंगे तो क्या होना चाहिए, कंडीशन है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ किसी से। तो कंस्ट्रक्टर कॉल शुड एंड मस्ट बी द फर्स्ट, कंस्ट्रक्टर के अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर से अगर कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे हैं ना, इट शुड बी द फर्स्ट स्टेटमेंट। कंस्ट्रक्टर के अंदर कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर दूसरा स्टेटमेंट किया तो ये कंपाइल टाइम एरर देगा। अगर हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर हैं और उसमें एक कंस्ट्रक्टर के अंदर से दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो इसके थ्रू तो हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये कौन सा स्टेटमेंट होना चाहिए, ये सबसे पहला स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर ये दूसरा स्टेटमेंट हुआ तो वो कंपाइल टाइम एरर देता है। अगर दूसरा स्टेटमेंट हुआ तो इसका अपोजिट बताता हूँ, ये कंस्ट्रक्टर कॉल का अपोजिट वो होता है रिटर्न। रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वो हमेशा होता है फंक्शन के अंदर। किसके अंदर होता है, फंक्शन या मेथड बोलते हैं ना, फंक्शन या मेथड के अंदर लास्ट स्टेटमेंट होता है। कौन सा होता है, लास्ट, है ना। अगर इसको पहले लिख दिया ना रिटर्न को, तो ये एरर देने लगेगा, क्योंकि इसके बाद का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, अनरीचेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनरीचेबल। और अनरीचेबल कोड जावा सपोर्ट नहीं करता है। तो इतनी प्रॉपर्टीज है ना। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, क्लास का नाम होता है, फंक्शनलिटी विच कैन बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, कंपाइलर प्रोवाइडेड है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसको। दिस कीवर्ड के थ्रू दूसरे को हम कॉल कर सकते हैं। और अगर हम सेकंड स्टेटमेंट लिखें तो कंपाइल टाइम एरर आएगी। इसका अपोजिट मैंने बताया थोड़ा रिटर्न के बारे में कि रिटर्न क्या होता है ना। रिटर्न भी एक स्टेटमेंट होता है जो लास्ट स्टेटमेंट होना चाहिए, और कंस्ट्रक्टर फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए। थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर पढ़ लेते हैं ना, फिर अपन फिर से स्टैटिक पे आएंगे ना। तो एक मैं क्लास बना लेता हूँ कंस्ट्रक्टर की, कुछ भी ले लो यार, एक्स वाई जेड। अगर मैंने इसके अंदर कोई मैन मेथड बना ली, ठीक है, और मैंने क्या किया, न्यू ऑफ एक्स वाई जेड किया, तो ये जो एक्स वाई जेड है ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है। लेकिन ये तो मैंने दिया नहीं है, तो ये आ कहाँ से गया। लेकिन अगर मैं यहाँ इसके अंदर 5 डालता हूँ या 6 डालता हूँ, कोई भी वैल्यू डालता हूँ, मतलब मुझे कॉल करना है इसको, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कराना, मैंने 5 पास कर दिया, तो इसमें एरर दे रहा है, लेकिन ये डिफॉल्ट में एरर ही नहीं दे रहा। मतलब जो जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर है वो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। क्यों होता है, क्योंकि कंपाइलर हमको एक 3 4 चीजें ऐड करता है, ठीक है। अगर हम नहीं देते ना तो क्या क्या होता है, बाय डिफॉल्ट इंपोर्ट करता है ये कंपाइलर, क्या करता है, जावा डॉट लैंग पैकेज को, ये हम करने की जरूरत नहीं रहती, ये कंपाइलर खुद ही करके देता, तभी हम ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख पाते हैं यहाँ पे। या इसके अंदर जितनी भी फैसिलिटीज है, वो पहला काम क्या करता है कंपाइलर हमारा, जावा डॉट लैंग पैकेज को इम्पोर्ट करता है। दूसरा काम, अगर कंस्ट्रक्टर नहीं है तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐड करता है। ऐसा कंस्ट्रक्टर को कैसे लिखते हैं, सेम क्लास का नाम होना चाहिए, और ये उसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं रहता है, ठीक है। और तीसरा काम ये करता है कि अगर उसका पेरेंट कुछ नहीं है तो वो क्या करता है, ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कर देता है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो काम है जो हमको करना चाहिए था जावा में, किसने करके दिया हमको, हमारे कंपाइलर नहीं करके दे दिया। नहीं तो अगर सी में कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो ना, तो हैज इंक्लूड आई स्ट्रीम कॉन्यू और ये सब लगाना पड़ता है, हर एक चीज लिखनी पड़ती है, तब हो पाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इतनी फैसिलिटीज तो हमको जावा ने खुद दी है, ताकि हेलो वर्ल्ड कम से कम सबको ही चला लें। नहीं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड भी नहीं चलता अगर ये चीज पैकेज ये इम्पोर्ट इम्पोर्ट करके नहीं देता तो, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है जीरो पैरम, ये बाय डिफॉल्ट हमको मिलता है, और अगर हम ओवरराइड कर दिए तो फिर ये डिफॉल्ट नहीं रहा, ये मैंने खुद का बनाया हुआ कंस्ट्रक्टर हो गया। इसको अगर चेक करना है तो या किसी दूसरी क्लास के लिए देख लेते हैं, इसमें कोई मैंने इंपोर्ट किया है क्या, नहीं किया ना, कुछ नहीं किया ना। अब हम इसका सोर्स कोड देखते हैं अपन, फन इन एक्सप्लोरर, ठीक है। तो इसमें कोई भी क्लास ले लो, इसको मैं नोटपैड में ओपन कर देता हूँ, ये इनहेरिटेंस के अंदर वाली जो क्लास में कोई भी एक क्लास ले लो, ये वाली, देख रहे हो, कुछ समझ में नहीं आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, जो मैंने बोला है वो चीज़ तुमको दिखाता हूँ। चाइनीज टाइप का है ये बाइट कोड है ना, इंटरमीडिएट कोड जो जावा कंपाइलर क्रिएट करता है। देखो इसने क्या किया, जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट है ना, स्लैश लगा है मतलब फोल्डर के अंदर ना, इसने फिर इनिट लिखा है और ये कंस्ट्रक्टर लगा दिया, ठीक है। क्लास का नाम, वेरिएबल का नाम, मतलब वेरिएबल का नाम और टाइप रहेगा शायद। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड कराया होगा इसने। फिर यहाँ पर ये अपन ने जो ऐड मेथड लिखी है उसका पूरा टाइप कन्वर्ट किया, फिर उसने इसको कन्वर्ट किया। तो वही मेरा बोलना था कि जावा डॉट लैंग को वो करता है, लैंग के बाद क्या करता है, वो कंस्ट्रक्टर देता है डिफॉल्ट, ये कंस्ट्रक्टर हो गया, लैंग को इम्पोर्ट किया, ऑब्जेक्ट क्लास को एक्सटेंड किया, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्लास को उसने एक्सटेंड किया होगा।
तो ये बाइट कोड में हमारा कंपाइलर हमको ये ऐड करके देता है, इसलिए हमको चलाना आसान हो जाता है। हम हेलो वर्ल्ड तो वैसे ही चला सकते हैं। आया समझ में थोड़ा बहुत? कंस्ट्रक्टर तो कंपाइलर प्रोवाइडेड है, अगर लेकिन हमको यूज करना है तो हम कर पाएंगे, इसलिए तो हम यहाँ पे न्यू ऐसा बना पाते हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये वाली चीज ये यहाँ पर है। अब यहाँ पर मैं अगर लिख दूंगा कुछ भी तो ये प्रिंट करेगा। तो मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, ऑब्जेक्ट सिर्फ बनाया है, तब भी क्या होगा, सिर्फ एक बार ही एग्जीक्यूट होता है। दूसरी जो है फंक्शनैलिटी में बता रहा था, तो पहली चीज क्या थी, कंस्ट्रक्टर नेम शुड एंड मस्ट बी द नेम ऑफ क्लास एंड इट डजेंट हैव एनी रिटर्न टाइप। अगर इसको रिटर्न टाइप कर देता हूँ तो मैं क्या हो जाएगा, ये इट वॉन्ट वर्क एज अ कंस्ट्रक्टर, इट विल वर्क एज अ मेथड। फिर ये देखो, इसने यहाँ पे येलो दिख रहा था, नो यूज दिखाने लगा, दिख रहा है ना, अब ये वन यूज दिखा रहा है। ठीक है, मेथड, मेथड को क्यों लिखते हैं, मेथड को इसलिए लिखते हैं कि मेथड क्या होता है, नेम्ड कोड ऑफ ब्लॉक होता है, जो कि मल्टीपल टाइम हम उसको कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम के किसी भी पार्ट से हम उसको कभी भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर ये होता है सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है। तो ऐसे लॉजिक जहाँ पे सिर्फ हमको एक बार एग्जीक्यूट कराना है, वो चीज हम कहाँ पे लिखेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर। और जहां पर हमको मल्टीपल टाइम्स कोड एग्जीक्यूट कराना है, वो चीजें हम कहाँ लिखेंगे, मेथड के अंदर। ठीक है, इंटरव्यू में वो ये पूछ सकता है कि कहाँ क्या चीज लिखेगी, ऐसा कोड जो रिपीटेडली कॉल करना है, बार बार कॉल करना है, उसको हम कहाँ लिखेंगे, मेथड के अंदर, क्योंकि मेथड को हम कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं ना। कंस्ट्रक्टर सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है ना, उसके बाद उसके एग्जीक्यूट होने का कोई चांस नहीं। जैसा मेथड होता है वैसे ही कंस्ट्रक्टर होता है ना, एक फंक्शनलिटी टाइप का है। बट डिफरेंस इतना ही है कि रिटर्न टाइप नहीं होता, क्लास का नाम सेम होता है, मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हो। अगर मेथड का नाम लिखना चाहूँ मैं यहाँ पे, तो मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ, अपना नाम भी दे सकता हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। इतना तक कंस्ट्रक्टर समझ में आया। अब इसको मैं करूँगा ओवरलोड। ठीक है, अब मैंने ओवरलोड किया, एक मैंने इंटीजर टाइप का कंस्ट्रक्टर ले लिया ना, जैसा मेथड ओवरलोड किया था हमने वैसे ही इसको ओवरलोड किया ये इंट वाले के अंदर, और इसकी वैल्यू मैं प्रिंट कर देता हूँ। अब मुझे रिक्वायरमेंट है कि एक और कंस्ट्रक्टर ले लेता हूँ मैं ना, जो 2 पैरामीटर लेता है। अब मैं चाहता हूँ कि इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर से ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाए, तो कैसे कॉल करेंगे, तो ये पहला स्टेटमेंट था, अब मैंने इसमें यहाँ पे कर दिया दिस। हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट होना चाहिए इसके अंदर, चलो ये भी पास कर दिया मैंने। और रन करूँ, इसको कमेंट कर दूं, ये बोला, ये रन कर दिया, ये तो रन हो रहा है ना, ये हो रहा है। ये तो जीरो पैरम वाला मैंने कॉल किया, अगर मुझे ये वाला कॉल करना है तो मैं यहाँ पे एक इंटीजर वैल्यू पास कर दूंगा। ठीक है, सेपरेटली मान के चलो मुझे इसको कॉल करना है, तो मैं इसमें ये इंटीजर वैल्यू पास करके रन करा दूंगा। ठीक, +5 प्रिंट कर दिया। ये अगर मैं 2 पैरामीटर पास कर दूंगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा, ये वाला। डिफॉल्ट ही तो है ये मेरा बनाया हुआ, मैंने ओवरराइट कर दिया, डिफॉल्ट ही था। डिफॉल्ट के अंदर से तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो कंपाइलर देता है। ये मैंने डिफॉल्ट जैसा बनाया है, ये दिख रहा है लेकिन ये डिफॉल्ट थोड़ी है। जीरो पैरम कंस्ट्रक्टर को डिफॉल्ट नहीं बोल सकते, ये मेरा बनाया हुआ है, कस्टम है। डिफॉल्ट मतलब किसी ने दिया हुआ, प्रदत्त, प्रकृति प्रदत्त चीजें जिनको बोलते हैं ना। लेकिन ये तो मैंने बनाया है, तो इसको कैसे मैं डिफॉल्ट बोल सकता हूँ। इट सीम्स टू बी डिफॉल्ट बट इट इज नॉट डिफॉल्ट, है ना। मेरे को क्या करना है, इस वाले कंस्ट्रक्टर से इसको कॉल करना है और इस वाले से इसको कॉल करना है। और मैंने ये बता चुका हूँ कि पहला स्टेटमेंट होता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे, दिस के थ्रू भी पता है कि दिस के थ्रू कॉल करेंगे, लेकिन अब दिस को कैसे लगाएं वो बताओ। मेरे को तो सिंपल इस वाले को कॉल करना है, कंस्ट्रक्टर के अंदर से कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। यहाँ तक तो सब ठीक था, इसको हटा दो, ऐसे कॉल होता है सिर्फ दिस। दिस कीवर्ड को थोड़ा समझो कि क्या होता है। दिस जो है वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। दिस मतलब क्या होता है, यह होता है ना, जो भी है वो ऑब्जेक्ट होता है ना, जावा में यह ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर मतलब इसको अगर मैं कॉपी करके नोटपैड पे दिखाऊं तो ये ऐसा होगा, ऐसा। ठीक है, वो कॉलन ये है कि बता रहा है कि एक ही जगह पे ये प्लेस हो जाएगा। मतलब जो ये ए है ना, हाँ, वैल्यू बता रहा है कि ये जो कॉल कर रहे हो, ये ए जो है वो 6 हो जाएगा। तो जब भी मैं यहाँ पे कॉल करूंगा ना इसको, डिफॉल्ट है मेरा। पहले मैंने किसको कॉल किया, ये वाले को, जीरो पैरम वाले को। ठीक है, जीरो पैरम वाला किसको करेगा, इसको करेगा। तो पहले प्रिंट क्या होगा, ये प्रिंट होगा, और फिर लौट के आएगा तो ये प्रिंट होगा, क्योंकि पहला स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा, ये हो गया कॉल। तो जो कॉल से प्राप्त होगा वही हमारा कॉल होगा, है ना। देखो पहले हमारा क्या कॉल हुआ, ये वाली चीज प्रिंट हुई है ना, कॉल तो यही हुआ होगा, लेकिन इसने क्या किया कि फॉरवर्ड कर दिया, है ना। जैसे मैंने बोला एसबीआई चले जाओ, बैंक का खाता खुलवाना है। ठीक है, तो हम कहाँ गए, बाबू के पास। बाबू ने बोला मैं तो नोट गिनने वाला हूँ, बोस आपके पास चले जाओ। ठीक है, उसके पास गए तो वो बोले यार अभी तो लड़का आया नहीं, उसके पास चले जाओ। ऐसे फॉरवर्ड करते रहते हैं और फिर तुम लौट के वापस घर ही जाओगे। तो ऐसे ये है कि
ये यहाँ से फॉरवर्ड करेगा तो काम तो हो ही नहीं, तो यहाँ से फॉरवर्ड किया तो ये पहले चला फिर ये चला, लौट के जब आओगे तब इसको कंप्लीट करोगे। तो पहले क्या प्रिंट हो रहा है हमारा, ये प्रिंट हो रहा है, फिर क्या प्रिंट हो रहा है, अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर से ये हो गया, लेकिन इसके अंदर से मैं ये वाले को कॉल करना चाहता हूँ, दो पैरम वाले को, तो ऐसे पास कर सकते हैं, दिस 20, 30। अब क्या होगा, मैंने इसको कॉल किया तो ये कहाँ पहुंचा, यहाँ पर, लेकिन पहला स्टेटमेंट क्या था, कंस्ट्रक्टर कॉल, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर गया, लेकिन इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से भी किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, तो ये सबसे पहले प्रिंट होगा। ठीक है, फिर लौट के आएगा तो ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद लास्ट में जो जिसको कॉल किया वो सबसे लास्ट में प्रिंट होगा। ठीक है, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं अभी इनहेरिटेंस फिर से बताऊंगा ना, तो उसमें पता चलेगा कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनता किस चीज का है ना, उससे सिमिलर है लेकिन वो चीज नहीं है, ये रन करते हैं ना। ठीक है, सबसे पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हुआ, फिर ये वाला एग्जीक्यूट हुआ। हालांकि हुआ तो यही है लेकिन इसने फॉरवर्ड कर दिया था। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर से इस वाले को कर दूं, साइकिल बना दूं, है ना, इसने इसको किया, इसने इसको किया, पूरी चेन बना दें, तो पॉसिबल है क्या? मैं चाहता हूँ कि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, मैंने बोल दिया डिफॉल्ट को कॉल कर देता हूँ, तो ये क्या बोलेगा देखो, हाँ, रिकर्सिव रिकर्सिव कंस्ट्रक्टर इन्वोकेशन, मतलब रिकर्सिव जो खुद को ही वो कॉल करने लगे, मतलब एक तरीके का सर्किल बन गया। तो सर्किल या सर्कुलर डिपेंडेंसी अपन बोल सकते हैं कि ये वाला इस पे डिपेंडेंट है और ये वाला इस पे डिपेंडेंट है, तो ऐसी चीजें जावा सपोर्ट नहीं करता है ना। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता तो जावा सपोर्ट ही नहीं करता, पहली बात तो जहाँ पे भी सर्कुलर टाइप का कंस्ट्रक्टर होता है वो सपोर्ट नहीं करता, रिकर्सिव या सर्कुलर एक ही बात है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ये भी इंटरव्यू का थोड़ा सा एक क्वेश्चन हो सकता है, जो अगर ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे तो पूछ सकते हैं वो लोग।